When we increases the frequency of incident radiation, energy of photon increases. Kinetic energy of फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि इनको एनर्जी ये फोटोन ही तो देता है अपनी, तो अगर फोटोन के पास ज़्यादा एनर्जी है तो फिर इन इलेक्ट्रॉन के पास भी ज़्यादा एनर्जी पहुंचेगी, और जब ये बाहर आएंगे तो ज़्यादा एनर्जी को लेकर बाहर आएंगे। अब क्या होगा, ये भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इसकी, ये तेज़ी से भाग रहा है, इसको स्टॉप करना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बात देखो अपन थर्ड या फोर्थ टाइम पढ़ रहे हैं। तो हमें ग्राफ अब प्लॉट करना है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। दोनों में लीनियर रिलेशन है प्रोपोर्शनल का, इसको इंक्रीज कर रहे हो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा बिल्कुल। लेकिन उस स्ट्रेट लाइन में एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन पॉइंट से होगा या थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक है, वो समझते हैं अभी। तो आप पहले आप समझ गए, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फ्रीक्वेंसी हमने देखा इंक्रीज होती है तो फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होती है, E इक्वल टू एच न्यू। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, बार बार बताया जा रहा है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगी इसमें। तो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है साहब, एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब ये फोटोन अपनी एनर्जी किसको देता है, जाके मेटल के ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। उस इलेक्ट्रॉन के पास पहले से ज़्यादा एनर्जी पहुंची, तो वो जब बाहर निकला तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी पहले से ज़्यादा होगी, और उसको फिर स्टॉप करने के लिए प्लेट ए पर जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं वो बढ़ेगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन देखें इतनी सारी कहानी को हटा के, तो सीधा सीधा समझ में क्या आता है कि जब हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे लाइट की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुंच जाएगा। तो इतनी बात तो हमें यहाँ से क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि ग्राफ, तो ग्राफ इसका बनता है बच्चों लीनियर ही बनेगा, क्योंकि दोनों में प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लीनियर ग्राफ आएगा। लेकिन अब वो जो लीनियर ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि यहाँ से होगा। अगर दो अलग अलग मेटल के लिए बनाए, ये मेटल ए या मेटल वन ले सकते हो, मेटल ए मेटल बी, दो अलग अलग मेटल के लिए अगर आप ग्राफ बनाते हो बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस एक्सिस पर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल ले रखा है और इस वाली एक्सिस पर आपने ले रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ है तो लीनियर, पर यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका एक इंटरसेक्शन बनेगा या नीचे एक नेगेटिव इंटरसेक्शन। तो ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ, बात ये है। अब ये बात क्या समझो, ये जो पॉइंट है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मेटल की, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेकंड मेटल की। अभी हम किसी भी एक मेटल की बात को ध्यान से समझेंगे, तो किसी भी एक मेटल को देखो, इसको तो छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे, अभी फर्स्ट मेटल देखो। फर्स्ट मेटल में ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, then stopping potential will be zero, stopping potential जीरो है। क्यों है बताओ, ऐसा क्यों है कि जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन बताई थी, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि जिसका जैसे ही रेडिएशन डालते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तीन कंडीशन होती है, तीन कंडीशन को आप समझो। जो हमने रेडिएशन डाला ना, ये मेटल है मान लो, इस मेटल के ऊपर हमने एक रेडिएशन डाला है, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर दोनों इक्वल है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बन जाएगा, कंडीशन वो है इसकी। और अगर ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इसमें तो अकर होगा, इसमें नहीं अकर होगा। क्यों, अब ऐसा क्यों है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होता। दोनों जब हमने ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दी इंसिडेंट रेडिएशन की,
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। और अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा, इसको मेन फ्रिक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से ज़्यादा कर दिया तो भी हो गया। तो पहले तो ये बताओ कि इसमें क्यों नहीं हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट वाली कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्या है ऐसा फर्स्ट वाली कंडीशन में? बताओ चलो, क्या दोगे आंसर अगर मैं कहता हूँ कि अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है? क्यों नहीं होता बताओ? कम एनर्जी जाएगी उनके पास। न्यू सीधा सीधा एनर्जी बताता है, तो उतनी एनर्जी पहुंची ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब ये एनर्जी हम किसी इलेक्ट्रॉन को देते हैं ना, ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो इस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, आ गया। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इस मेटल पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और डेफिशिएंसी होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगी मेटल सरफेस, और जैसे ये पॉजिटिव हो गई इस इलेक्ट्रॉन को ये वापस अंदर खींच लेगी। तो ये बैरियर होता है, बात को समझना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन तो हर एनर्जी पे बाहर आ जाएगा, आने दो, लेकिन इसके बाहर आते ही ये क्या करेगी, मेटल पर डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और मेटल पॉजिटिव हो गई, ये इलेक्ट्रॉन को वापस अंदर खींच लेगी। कहाँ जा रहा है भाई, वापस आ जा। तो ये बैरियर को जब पार करेगा ना, तभी परमानेंट बाहर आएगा, नहीं तो बाहर ही नहीं आ सकता। खट से वापस खींच लेगी ये मेटल, मेटल से बाहर निकला, पॉजिटिव हुई मेटल, मेटल ने वापस खींच लिया। हाँ, अगर इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इस बैरियर को पार करके ये दूर चला गया, तो फिर मेटल इसको खींच नहीं पाएगी, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसको दूर जाने के लिए हमें सफिशियंट एनर्जी देनी पड़ेगी, हल्की फुल्की एनर्जी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो एनर्जी दी है वो बहुत कम है, तो वो इस बैरियर को पार नहीं कर सकता, उस एनर्जी को लेकर उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं बन पाती है। तो इसलिए इस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डन नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस मेटल में चला जाता है। सीधी बात है ना, इलेक्ट्रॉन गया जाने दो, लेकिन मेटल पर क्या हुआ, पॉजिटिव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन के जाते ही मेटल ने इसको वापस अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसमें नहीं हो रहा, समझ में आ गया, क्योंकि इनसफिशियंट एनर्जी है, इसलिए नहीं हो रहा। अब इन दोनों में हो रहा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? एक में तो हमने फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखा है, और एक में फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखा है, तो दोनों में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। पर इन दोनों में एक डिफरेंस हमें मिलेगा, बताओ क्या? सोचो, ये बात सोचो कि इन दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस मिलेगा। हम्म, तो उससे क्या इफेक्ट होगा जब बाहर आएगा? तो बाहर आने वाले दोनों कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या डिफरेंस होगा? किसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी? थर्ड की ज्यादा होगी और सेकंड की कम होगी, और बल्कि होती ही नहीं है। सेकंड में काइनेटिक मोर एनर्जी मोर करंट, ये कौन सी बात थी भाई? ये देखो, ये है ना, ये सेकंड वाले में काइनेटिक एनर्जी, जो हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, वो जीरो होती है। ये वो कंडीशन है कि हाँ, हमने थोड़ी ये फ्रीक्वेंसी कम दी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, इतनी फ्रीक्वेंसी का डाला, इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ गया, पर बाहर आके उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई है, तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी बची नहीं है। और इसमें क्या होता है, इसमें बाहर भी आ जाता है और साथ में भागता भी है, क्योंकि इसमें तो एनर्जी फुल दे रहे हो ना। थ्रेशोल्ड से बढ़ा दिया मतलब आपने फुल एनर्जी दे दी, तो फुल एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर भी आएगा और भागेगा भी, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये, अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का इस पर रेडिएशन डालता हूँ न्यू नॉट का, तो बाहर तो आ जाएगा, पर काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं। अब इधर आओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होता है, यही बोल रहा है ग्राफ। ग्राफ क्या कह रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होता है। तो देखो भैया, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर बाहर तो आ गया इलेक्ट्रॉन, ये भाग सकता है क्या? नहीं। तो इसको रोकने के लिए क्या हमें नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तो अपने आप ही रुक गया, इसके पास तो एनर्जी नहीं है, ये प्लेट ए तक पहुंचेगा ही नहीं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की इसीलिए ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती ही नहीं है। अब वो प्लेट सी से बाहर तो आ गया, पर प्लेट ए तक ऑटोमेटिक नहीं पहुंच सकता। तो आप काय को लगा रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब वो खुद ही नहीं पहुंच रहा? जबरदस्ती थोड़ी लगाएंगे नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक प्लेट ए पर खुद ही नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं बची है, वही पीक सिचुएशन है, बस इतनी एनर्जी दी है कि बाहर आ जा भाई। अब इससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये भागेगा,
तब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। इस एनर्जी पर ये भागता नहीं है प्लेट ए की तरफ, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लगाना पड़ता। इस एनर्जी को दोगे तो ये भागेगा भी और हमें उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। क्लियर है कहानी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो है पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, इसलिए ग्राफ इतना मार्जिन से स्टार्ट हुआ। अगर यहीं से स्टार्ट करते तो इसका मतलब तो ये हो जाता कि फ्रीक्वेंसी भी जीरो और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो। पर ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मिल रही है कुछ ना कुछ, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है। उसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको मिलने लगेगा ग्राफ में। तो इसलिए ये ग्राफ हमें थोड़ा यहाँ से एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। दूसरी मेटल की कुछ और होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तीसरी मेटल की कुछ और होगी, लीनियर ग्राफ ही बनेंगे, बस फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है सबकी। तो इसलिए ये ग्राफ 3-4 मेटल के लिए इस तरीके से आप बना सकते हो। तो क्लियर है कहानी? इसका आंसर केवल एक वर्ड में दोगे, ऐसा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो क्यों है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, बस ये रीजन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ गया पर उसके पास एनर्जी नहीं बची कि वो प्लेट ए तक अपने आप पहुंचे। तो जब वो खुद ही नहीं पहुंच रहा तो फिर हम काय को लगाएंगे नेगेटिव पोटेंशियल। ये देखो, ये प्लेट सी, ये प्लेट ए। अब सी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए बहुत सारे, आ गए बहुत सारे, चलो, लेकिन वो जा नहीं रहे, मूव नहीं कर रहे, तो फिर क्या हम इधर नेगेटिव लगाने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। ये तो यहाँ तक अपने आप ही नहीं पहुंचेंगे, इसलिए यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो जीरो होगा, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। प्लेट सी से बाहर तो आ गए पर काइनेटिक एनर्जी क्या है इनकी, जीरो। तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ऐसा कब हुआ? जब हमने कौन सा रेडिएशन डाला इस पर, न्यू नॉट का रेडिएशन डाला। तो न्यू नॉट का रेडिएशन डालते ही स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिला क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो। तो ये ग्राफ हमें इस बात को बताता है। इससे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एक डेफिनेशन और भी बना सकते हो। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आपको एक डेफिनेशन और है, वो बता देते हैं कौन सी है। आप उस वाली डेफिनेशन को भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में लिख सकते हो चाहो तो। वैसे तो मैंने आपको वहाँ फर्स्ट पेज पे लिखा दी है। तो ये आपको क्या कह रहा है वो सुन लो। एक तो कह रहा है, if we plot a graph between the frequency of incident radiation and the stopping potential for different metals, अलग अलग मेटल के लिए बनाया गया है, we get a straight line। हमें कैसा मिलता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। फिर इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ। अब ग्राफ से क्या क्या क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट, वी नॉट वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो कैसा जाता है, लीनियर जाता है विद रेस्पेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट ये है, एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दिख रही है आपको, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स जीरो। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो गया, दिस सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी जीरो। दिस सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसको न्यू नोट से यहाँ पे शो, ये रही, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पॉइंट यहाँ पे बनाए गए हैं। एट दिस फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो इस वाली एनर्जी को जब आप देते हो थ्रेशोल्ड वाली को, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो जीरो होती है। ठीक है, न्यू न्यू इक्वल टू, एक मिनट बेटा रुक जा, पढ़ लेने, अभी बोले, अभी देंगे टाइम आपको डाउट पूछने का। तो के मैक्सिमम जीरो होगा कब, जब न्यू किसके इक्वल होगा, न्यू नॉट के। न्यू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल। अब न्यू नॉट किस पर डिपेंड है, मेटल पर। देखो, मेटल ए के लिए कुछ और था, मेटल बी के लिए कुछ और है। तो हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। तो किसी मेटल के जल्दी निकल जाएंगे, किसी के थोड़ा लेट निकलेंगे, तो इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सभी मेटल्स की अलग अलग होती है। और फिर इसका एक समराइज आपको मिलेगा नोट्स में, जो आपको पूरी कहानी सुना देगा। अब आप मुझे इस वाले टॉपिक से जो डाउट हो पूछो। ये रहा बोर्ड पर आपके ग्राफ, इसमें से पूछ लो जो भी पूछना। बोल भाई मधुर। हम्म। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होती है कि जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाए लेकिन मूव ना करे, काइनेटिक एनर्जी नहीं है उसके पास। समझ गए, वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है।
तो जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी तो वो प्लेट ए पर ऑटोमेटिक नहीं पहुंचेगा। ये प्लेट है, देखो ये प्लेट, ये भी मेटल प्लेट है, इस पर हमने रेडिएशन डाला कितने का, न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका रेडिएशन डाला, इलेक्ट्रॉन बाहर आए, बहुत सारे आए, लेकिन उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं। तो जब ये थी ही नहीं तो ये प्लेट ए तक क्या पहुंच सकते हैं अपने आप, नहीं पहुंच सकते। तो जब ये प्लेट ए तक पहुंचेंगे ही नहीं तो फिर हमें क्या कोई इनको नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा रिपल करने के लिए, नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक ही नहीं पहुंच रहे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, इसलिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल देना नहीं पड़ता और स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होता है। अपने आप ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी ना, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी ही नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सी से ए तक पहुंचे ही नहीं। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से ए तक नहीं पहुंच जाते तब तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती। तो दोनों बातें होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो ए पर पहुंच जाए। समझ गया? ये लिख दिया यहाँ, यही है सारी कहानी बस। न्यू इक्वल टू, अगर न्यू नॉट है, न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। क्यों होगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कब लगाओगे, जब काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, तभी तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा। भाग रहा है वो, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो तुम उसको रोकने के लिए कुछ रिपल करोगे ना। अब तुम्हारी तरफ वो ऑटोमेटिक नहीं आ रहा तो फिर क्या है, बैठे रहो तुम भी आराम से। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना ही नहीं पड़ेगा अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी खुद की नहीं है तो। और कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हो आप। सिंपल चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रेगुलर आपको इसीलिए वीडियो भेजे जा रहे हैं, कंसेप्ट है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। आपको इसमें लिखना है अपने कंसेप्ट, और कंसेप्ट भी सिर्फ दो ही कंसेप्ट है और तीसरा कंसेप्ट ही नहीं। आपको समराइज में मैंने न्यूमेरिकल में दो कंसेप्ट दिए, वो पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है। ठीक है, इस कंसेप्ट को जानने के लिए बहुत समय लग गया था साइंटिस्ट को। ऐसे नहीं था कि ये खटाखट समझ में आ गया। अभी बताएंगे आपको कि साइंटिस्टों ने कैसे इसको दिया। बेबी तुमने तो ये तुरंत समझ लिया कि फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रही है एनर्जी, इंटेंसिटी से रिलेट कर रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स। बस हो गया काम चैप्टर का। इतनी सी बात को साइंटिस्ट ने कैसे समझा होगा आप सोच सकते हो। जब आप अभी आगे पढ़ोगे, अभी तो ये ऑब्जर्वेशन थे, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन साथ में बता दिया, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में आता है तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा। ये तो ऑब्जर्वेशन है। लेनॉर्ड और हॉलवॉक्स ने जब एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने ग्राफ बनाए, अब ये ग्राफ बना दिया उन्होंने, उन्होंने एक्सप्लेन किया ही नहीं कि ये कैसे बना। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन थे, एक्सप्लेनेशन तो अभी बाद में आएगा, पर मैं आपको साथ में पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब बोर्ड में एग्जाम में आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा तो आपको साथ में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अब आधा मैं ग्राफ इधर बनवाऊँ, एक्सप्लेनेशन आपको 4-5 पेज के बाद दूँ तो आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए मैंने हाथों हाथ हर ग्राफ का एक्सप्लेनेशन यहीं दे दिया। ये एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने दिया था। और कैसे दिया था, यूं हल्का फुल्का नहीं है ये, अपने लिए तो बहुत हल्की बात हो गई कि भाई इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स और फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, इसने वेव नेचर को उल्टा कर दिया था। वेव नेचर, अब लाइट क्या है, एक वेव है, पहले वेव ही माना जाता था, पर वेव में ये होता ही नहीं है जो मैंने आपसे कहा, ये पार्टिकल का होता है नेचर। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना फ्रीक्वेंसी एनर्जी को डिपेंड करती है, ये पार्टिकल बना बना के बता रहा हूँ मैं आपको। मैं बताता हूँ ना, जब यहाँ पे बनाता हूँ फोटोन, फोटोन क्या है, पार्टिकल। अब हम ये सब चीज समझ गए, उस समय समझ में नहीं आ रही थी कि ये फोटोन, ये पार्टिकल नेचर क्यों दे रहा है। ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ ये पार्टिकल नेचर की थ्योरी है। वेव तो वेव नेचर होता अगर मानते तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते थे। तो वेव नेचर तो इसका फेलियर हो गया था इस वाले टॉपिक में आके। तो फिर बाद में आइंस्टीन ने देखा कि इसको पार्टिकल मानना पड़ेगा, जब जाके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो फिर वो पार्टिकल नेचर देके इसका एक्सप्लेनेशन किया, तभी से फिर डुअल नेचर वाली बात आई कि वेव है जो वो भी पार्टिकल जैसा बिहेव कहीं कहीं पर बताती है, और जो पार्टिकल्स हैं वो भी कहीं कहीं पर वेव जैसे नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से फिर वो दोनों डुअल नेचर वाली बात वहां पर आई थी। तो ये दो बातें आपके समझ में आ गई हैं। अब एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिले, एक्सप्लेन नहीं करा, रिजल्ट कि भैया क्या क्या रिजल्ट मिले, चलो तुमने इतने दिनों तक बिताया एक्सपेरिमेंट, तो रिजल्ट देखो। फर्स्ट रिजल्ट क्या था, समझो, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने तो आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दिया ना साथ में, इन्होंने सिर्फ ऐसे ग्राफ प्लॉट करके अपने रिजल्ट दिए कि हमें क्या क्या रिजल्ट मिला। हाँ बोलो, बोलो बेटा। है, वीडियो भेजेंगे ना, हाँ बिल्कुल भेजेंगे बेटा, बार बार देखो, 2-3 बार देखो, मस्त हो जाएगा मामला।
कोई भी बात नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स को समझना है। आपको वीडियो इसीलिए सेंड किए जा रहे हैं, जब चैप्टर समझ में आ गया 3-4 वीडियो में, फिर उसके बाद बंद कर देंगे, फिर तो यही समझना डायरेक्ट। और है कुछ भी नहीं, बार बार वही बातें रिपीट होंगी। रिजल्ट का फर्स्ट पॉइंट देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो कह रहा है कि अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, ये उसका रिजल्ट था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट अकर, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये लो, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके, और हम तो ये भी पढ़ चुके ये क्यों होता है। उसने तो रिजल्ट बना रहा है ना, हम तो ये भी पढ़ चुके ऐसा क्यों होता है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम रखोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ये पहला रिजल्ट था। सेकंड रिजल्ट क्या था? द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब ये है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना है। तो जैसे ही इसको सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन मिलता है, वैसे ही विदाउट एनी टाइम लैग, कोई टाइम नहीं लगता इसमें, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। यहाँ से हमने रेडिएशन डाला, यहाँ डालते ही 10⁻⁻⁹ सेकेंड, सोचो आप कितना कम समय है। बस डाला जैसे ही हमने फोटोन, और इलेक्ट्रॉन बाहर, विदाउट एनी टाइम लेग। कोई ऐसा नहीं है कि हम भैया पहले रेडिएशन डालते रहे, वेट करते रहे, अब आएंगे इलेक्ट्रॉन। वेट नहीं करना पड़ता, जैसे ही अच्छी खासी एनर्जी वाली लाइट गई, इलेक्ट्रॉन बाहर, तुरंत। इस काम में टाइम नहीं लगता। अब क्या हुआ, जो वेव नेचर था, हमारे घर में माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव ओवन में खाना बनता है, तो हमें टाइम सेट करना होता है, 20 मिनट 25 मिनट। तो वेव की एक नेचर होती है, वो एनर्जी एकदम से नहीं देती, वो धीरे धीरे एनर्जी देती है। अगर हम लाइट को वेव मान रहे होते तो ये एनर्जी धीरे धीरे मिलती इलेक्ट्रॉन को, और फिर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा टाइम लेके बाहर आता। यहाँ क्या हुआ, जैसे ही हमने फोटोन डाले, इलेक्ट्रॉन बाहर। तो सबसे पहले तो ये लोचा हुआ कि भैया ये वेव नेचर कैसे माने। अगर वेव नेचर मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी बाहर ही नहीं आ सकता, तो लाइट को वेव नेचर नहीं मान सकते। यहाँ पर फेल हो गया मामला वेव नेचर का, क्योंकि अगर वेव नेचर मानेंगे तो एनर्जी धीरे धीरे जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास, ऐसे नहीं है कि एकदम से चली जाए। ठीक है, जैसे शक्तिमान वाले नाटक में जाती है ना, जब वो वेव फेंकता है तो धीरे 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 एनर्जी, फिर मर जाता है वो। ऐसा थोड़ी होता कि वेव फेंकी और वो खत्म। तो वेव कोई सी भी हो, एनर्जी एकदम से नहीं देती, धीरे धीरे करके देती है। ये माइक्रोवेव ओवन में हम देख सकते हैं, हमें टाइम लगता है ना खाना बनाने में। ऐसा थोड़ी है कि हमने खाना अंदर डाला और कट से निकाल लिया, लोग तैयार। ऐसा नहीं होता, वेव नेचर में हमें टाइम लगता है एनर्जी को ट्रांसफर करने में। अगर यही होता, मान लो बॉम्ब, बॉम्ब क्या है, एक पार्टिकल, और कहीं पर आपने बॉम्ब डाल दिया किसी जगह पर, तो बताओ टाइम लगेगा क्या वहां निपटने में? 2 सेकंड में काम खत्म। 2 सेकंड भी ज़्यादा बता रहा हूँ। बॉम्ब जैसे ही गिरा, काम, एनर्जी वहाँ तुरंत आएगी और खत्म हो जाएगा काम। वहाँ टाइम थोड़ी वेट थोड़ी करना पड़ेगा कि हाँ आराम से होगा काम। तो बॉम्ब क्या है, एक पार्टिकल, पार्टिकल अपनी एनर्जी को तुरंत शिफ्ट करता है, वेव अपनी एनर्जी को धीरे धीरे शिफ्ट करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुई, अगर वेव नेचर मानेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या माने, पार्टिकल होगा अगर, तो ऐसा हो सकता है कि खट से गया और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो फिर यहाँ पर एक पार्टिकल नेचर का हमें प्रूफ मिला कि हाँ यहाँ पार्टिकल नेचर हो सकता है। थर्ड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 0 to k मैक्सिमम। अब जो इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, ये बहुत सारे। अब मैंने बताया सबकी एनर्जी अलग अलग है, और इनमें से एक है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एक ऐसा भी होगा जिसकी 0 होगी। तो ये वैरी करती है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं हजारों की संख्या में, उनकी एनर्जी सबकी एक जैसी नहीं होती। कोई ज़्यादा स्ट्रगल करके बाहर आता है, कोई थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके बाहर आ जाता है। अब मेटल के अंदर सबका कन्फिगुरेशन अलग अलग होता है ना, सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं। कोई सरफेस पे ही था, ये खटाक से बाहर आ गया। कोई सरफेस से बहुत दूर था, तो इसको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करके बाहर आना पड़ा। तो किसी को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बाहर आने के लिए, किसी को कम स्ट्रगल करना होता है। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो जाती है। K1 K2, ये बाहर किसी और तरीके से आया K3। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अंदर, तो सब एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग कन्फिगुरेशन, मतलब आस पड़ोसी उनके अलग अलग होते हैं सबके। किसी की कॉलिजन ज़्यादा होती हैं, किसी की कम होती हैं। तो बहुत सारी, कोई सरफेस के पास होता है, कोई सरफेस के अंदर होता है,
तो बहुत सारी बातें इस बात पर डिपेंड होती हैं कि भैया कितनी एनर्जी से बाहर आएगा। तो कुछ तो जल्दी बाहर आ गया कम एनर्जी खर्च करके। एनर्जी मिलती सबको बराबर है, ये फोटोन है ना, ये सबको बराबर बराबर एनर्जी देते हैं क्योंकि इनके पास सबके पास बराबर एनर्जी होती है, एच न्यू एच न्यू एच न्यू। इसने इसको भी बराबर दी, इसने इसको भी बराबर दी, इसने इसको, सबको बराबर एनर्जी मिली, लेकिन इन्होंने खर्च अलग अलग की बाहर आने में, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग मिली। कोई कम एनर्जी खर्च करके बाहर आ गया, मान लो 10-10 रुपए सबको दे दिए, अब 10 रुपए में से इसने तो 2 रुपए खर्च करे तो इसके पास 8 रुपए बच गए, इसने 5 रुपए खर्च करे तो 5 बचे, इसने 9 रुपए खर्च कर दिया तो एक ही बचा, और एक ऐसा भी था जिसने पूरे 10 खर्च कर दिए तो 0 बचा। तो मिले सबको 10-10 रुपए, लेकिन बाहर आने में सबने पैसे अलग अलग खर्च करे। ठीक है, किसी ने बिना खाए पिए बाहर आ गया, रीजॉइन का टाइम हो गया क्या? अभी तो है शायद टाइम, हो जाएगा, रीजॉइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिजल्ट हो जाएंगे आज अपने। तो हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी को खर्च करके बाहर आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सबको 10 रुपए दे दें इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन 2 रुपए खर्च कर रहा है बाहर आ जा रहा है, 8 रुपए बच गए उसके पास। कोई इलेक्ट्रॉन 9 रुपए खर्च कर रहा है बाहर आ रहा है तो 1 रुपए ही बचा उसके पास। कोई ऐसा है जो पूरा 10 खर्च कर देता है, बाहर आ तो जाता है पर 10 खर्च कर देता है तो 0 बचा उसके पास। तो ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी भी सबके पास जो बची खुची है वो सबकी अलग अलग, क्योंकि सब स्ट्रगल अलग अलग करके बाहर आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 भी हो सकती है किसी की, और एक ऐसा होगा जिसकी क्या होगी, मैक्सिमम, ये बादशाह होगा। इसी को रोकना होता है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। हजारों इलेक्ट्रॉन बाहर आए जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके और एक के मैक्सिमम के बीच में वेरी कर सकती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। अब ये अगर हमने बात समझ ली तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि वी नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये हमने देख ही लिया, उसने जो ऑब्जर्वेशन देखा उसने बताया कि मैंने जो प्रैक्टिकल किया है उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड आ रहा है। अब एक्सप्लेन थोड़ी किया था उसने, हमने तो एक्सप्लेन भी कर दिया साथ में। और एक उसने बताया कि जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट हमें मिल रही थी एक ग्राफ में, वो डिपेंड्स है, इंक्रीजेस विद द इंक्रीमेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये किस पर डिपेंड है, इंटेंसिटी पर डिपेंड है। तो ये टोटल उसको 6 मिलाकर, और ये भी बताया है 6 पॉइंट में आ गया कि एट अ सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, प्लेट ए को एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल दें, ये प्लेट ए है, इसको एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल भी होता है कि जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाती है। ये भी ऑब्जर्वेशन उसको मिला था वहां पर, तो ये भी उसने अपने रिजल्ट में लिख दिया कि प्लेट ए को एक मिनिमम अगर पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल दें तो उस पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाती है, 0। तो टोटल 6 इसके रिजल्ट थे, 6 के 6 शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे अगर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ बता दिया है। तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी है ये, फिर अपन अगले टर्न पर देखेंगे। ठीक है, रिपेल ही होगा ना, हाँ, इसको नेगेटिव कर देंगे तो ये रिपेल होकर फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डालोगे तो फिर हमें नेगेटिव देना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। अब ये जो वीडियोस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ना, एक मिनट रुकिए।